अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। मौत की चक्की, गिरती सेहत, सहूलियात की अदम दस्तियाबी, ये वो सारी चीज़ें हैं। तकरीबन 2 साल से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं, उनके हवाले से सुनते आए हैं। उनकी पार्टी जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है कि उन्हें वहाँ पर सहूलियात उस तरह से मुयस्सर नहीं है, और इस पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जो कह लें कि जो जमात है वो बयानियाँ भी बनाती रही है। मुलाकात कराने के हवाले से बात होती रहती है, कभी इस तरह की अफवाहें भी आती हैं कि उनकी सेहत बहुत ख़राब है, हुकूमत या जो कह लें कि वहाँ पर जेल की इंतज़ामिया है उन तक उनकी क़यादत को रसाई नहीं दे रही। तो इस तरह की सारी चीज़ें माजी में हम देखते रहे हैं। अभी एक गैर सियासी शख्सियत मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, वो अडयाला जेल में कैद थे एक केस के अंदर, और खान साहब के करीबी बैरक में ही कैद थे। तो उन्होंने जितना टाइम वहाँ पर गुजारा तो खान साहब की उनको भी कहने की कुर्बत नसीब हुई कि मतलब चंद बैरकें ही उनसे दूर थे। और वो बताते हैं कि वहाँ क्या मुआजरा है, उनको खाने पीने को क्या मिल रहा है, क्या मतलब कहने की कुछ तहलका खेज किस्म की इंकशाफात और कुछ बातें हैं जो उन्होंने सामने रखी हैं। पहले ये आपको सुनवा। सुबह 9 बजे वो नाश्ता करने के लिए आते थे और मुशक्कती से गुफ्तगू करते थे। ज्यादातर क्रिकेट पे उनकी जो गुफ्तगू होती थी, और कुछ और बातें भी हैं, ज़ाहिर मैं कैमरे में नहीं करूंगा। और बाज़ औक़ात जब वो गुस्से में होते थे तो उनकी बहुत ज्यादा ऊंची आवाज आती थी और मुसलसल वो बोलते थे। दोपहर के खाने के लिए आते थे, उससे पहले ही उनका मुशक्कती जो है वो देसी घी के तड़के लगाना शुरू कर देता था। मैं एक जुमले में कवर करूंगा कि खान साहब इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड हैं अंदर। एक बंदे को दुख होता है ना कि मतलब एक तकलीफ से एक बंदा गुजरा है और उसकी तकलीफ फिर वो ऊंची आवाज में गुफ्तगू करता है, फ्रस्ट्रेट होता है। लेकिन अंदर जब मैं गया तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो मतलब बिल्कुल झूठ बोल रहे थे कि उनको कोई बिल्कुल अलग रखा है। उनको अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे फैसिलिटीज भी मिली हुई हैं, उनको नट्स भी मिलते हैं, जूसेस भी मिलते हैं, सब कुछ है। उनके कमरे में एलईडी लगी हुई है, टेलीफोन की फैसिलिटी भी मौजूद है। ये आपने मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुन लिया। मजहबी शख्सियत है और गैर सियासी शख्सियत है, मजहबी बयानात करते हैं। आप इनको डेफिनेटली अक्सर सोशल मीडिया पर देखते होंगे। वो बता रहे हैं कि अडयाला जेल में उनका टाइम किस तरह गुजरा, और बानी PTI के हवाले से बहुत सी बातें बता रहे हैं कि उनको खाने के लिए क्या मिलता है, क्या उनकी टाइमिंग है, किस टाइम पे आते हैं, उनके साथ जो उनका हेल्पर मौजूद है वो किस तरह के उनके लिए खाने बनाता है, और उनसे क्या गुफ्तो शनीद भी होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने कहा कि मैं ऑन द रिकॉर्ड या टीवी चैनल पर या वीडियो के ज़रिए नहीं बताना चाहता, उनको मैं सीक्रेट रखना चाहता हूँ। कि बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, जिसमें एक चीज़ ये है कि वो क्रिकेट पे बात करते हैं ज़्यादातर, और उसके अलावा बहुत कभी कभी शाउट भी करते हैं, चीखते भी हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन उन्होंने कहा कि मुझे फील हुई कि बानी PTI इस टाइम उसका शिकार हो चुके हैं। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर सियासत देखें तो वहाँ भी नज़र आता है कि पार्टी भी एक तरह से मायूस नज़र आती है, फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है, और साथ में डेस्परेट भी नज़र आती है। अब वो डेस्परेट है कारकुनान को मोबिलाइज़ करने के लिए, बानी PTI को जेल से बाहर लेकर आने के लिए, क्योंकि मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करने नहीं है, बानी ने उसकी इजाज़त दे नहीं रखी, और हुकूमत कई बार उसकी ऑफ़र भी कर चुकी है। तो अब हल सिर्फ यही है कि कारकुनान को मोबिलाइज़ किया जाए और कोई जलसा जुलूस रैली जिसके ज़रिए अवामी प्रेशर डाला जाए और बानी PTI को बाहर निकाला जाए। लेकिन फ़िलहाल हमें ग्राउंड पर इस तरह की सूरत हाल बनती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस महाज पर वो मोर्चा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर मौजूद है, या उनके जो हमायत याफ्ता जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके ज़रिए बाखूबी वो चला रही है, और जिसकी हिद्दत और शिद्दत हम देखते हैं कि कुछ हलकों में ख़ासतौर हुकूमत फील भी कर रही है। तो ये मोर्चा तो उन्होंने संभाल रखा है, लेकिन इसी वजह से मुश्किलात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ रही हैं। यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि क़यादत की उस तरह से जो माजी में बासानी मुलाकात हो जाया करती थी, CM गंडापुर साहब आते थे, वो भी मिल लेते थे, वकला भी मिलते थे, फैमिली भी मिलती थी, बच्चों से भी फ़ोन पर बात हो जाती थी। अब वो सारी चीज़ें रुक सी गई हैं, थम सी गई हैं। उसकी रीज़न यही सोशल मीडिया जो है उसको करार दिया जा रहा है। अब मुज़ाकरात, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना नहीं चाहिए, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वेल विशर हैं, वो दोबारा से जनाब जी एक्टिव हुए हैं। फवाद चौधरी साहब हैं, इसके साथ दीगर जो लोग हैं, और वो जनाब डायलॉग कमेटी जो है उसने 7 तारीख को एक कह लें कि मीटिंग बुला रखी है। जो वेल विशर्स हैं कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो एक बयानिया बनाकर बैठे हैं, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, जो ऐसे बयानात दे देते हैं जिससे पार्टी को मुश्किलात का सामना है, बानी PTI को मुश्किलात का सामना है, उसे बाहर निकला जा सके और खान साहब को माइल किया जा सके कि वो टेबल पर बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ऑफर दी गई है, और ये बताया जा रहा है कि ये जो साल 2026 है, इसके पहले 3 बार डिसाइसिव हो सकते हैं बानी PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को लेकर। ज़रा इन इशू से बात कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं। चलो हमें जान निहाल हाशमी साहब सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। शफकत अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। और साथ में महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान और डायलॉग कमेटी, फवाद साहब और दीगर जो दोस्त जो साबका कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, उनका हिस्सा है। बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। शफकत साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। अली मिर्ज़ा साहब एक गैर सियासी शख्सियत है, मजहबी शख्सियत है, न्यूट्रल हम उनको सामू कह सकते हैं शख्सियत है। उनकी जानिब से जेल में बताया जा रहा है कि खान साहब किस तरह अपने दिनों रात वहाँ पर गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा जी एक फ्रस्ट्रेशन का एक अंसर हमें बानी PTI में वहाँ पर महसूस हुआ, तो क्या कहेंगे इस पर? देखें जी,
बड़े लोग लाए गए, पहले फनकार, फिर अदाकार, फिर यूट्यूबर, फिर नजूमी, और पता नहीं कौन कौन लाया गया, और सब मलिया मेट होते गए। मुझे मोहम्मद अली मिर्जा साहब की गिरफ्तारी समझ में नहीं आ रही थी। ना तो उन पे कोई ऐसा एलिगेशन था कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, ना जेल में रखा जा सकता था। वो जेल से तो वापस आ आप गए, और वैसे जब उन्होंने आप बयान कानूनदान है, शुरू वैसे बड़ा किए। मुश्किल केस बनाया गया था उनके ऊपर, मतलब तौहीन मजहब और नहीं, मैं आप कानूनदान हूँ, 295 और सी। मैं उनको सुनता भी था। मैं हाँ बतौर मजहबी स्कॉलर सुनता भी था, और मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती थी कि खुदा न खास्ता वो तौहीन रिसालत जैसे बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो गए हैं। हाँ और फिर जब वो जेल से वापस आए और उन्होंने नेशनल मीडिया के मेन चैनल पर बैठकर अपनी बयानबाजी शुरू की, तो वो सारी मदारी मेरे समझ में आ गई, जिसके लिए उनको जेल भेजा गया और जिसके जरिए फिर उनको वापस लाया गया। देखें, तौहीन रिसालत का एक बंदा मुल्जिम है, और उसको तो डेफिनेटली कहीं छुप के रहना चाहिए, और उसको तो सामने आना भी नहीं चाहिए, और उसको तो इस तरह मीडिया पे बिठाना भी नहीं चाहिए ता वक्ते के अदालत उसके बारे में कोई फैसला कर दे कि जी उसने वाकई नहीं तौहीन मजहब या तौहीन रिसालत की। ये इतने घिनौने किस्म के इल्जामात हैं उन पर। हाँ लेकिन मकसद और था, मकसद ये था कि सब फेल हो गए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक हल्का बाब है जो उनको सुनते थे लोग, काफी ज्यादा तादाद में। तो शायद समझा गया कि अब ये एक पत्ता खेला जाए, और ये बताया जाए कि खान साहब अंदर फ्रस्ट्रेटेड हैं, खान साहब अंदर आइसोलेटेड नहीं है, खान साहब अंदर बड़ी मौजों में हैं। और मेरे भाई, ये बातें अब नहीं बिकती। कोई ऐसी सॉलिड चीज लेके आओ जिसको ये लोग इतबार करें। मोहम्मद अली मिर्जा शरीफ आदमी को आपने बेइज्जत करवा दिया खाम खा में। पहले चले इकरार या जवाद जैसे लोग तो इतने काबिल इज्जत शायद नहीं थे इस लेवल के, जितने मोहम्मद अली मिर्जा साहब थे। उनको तो आप लोगों ने बेइज्जत करवाया ही, और भी कई लोगों को करवाया। तो इस शरीफ आदमी को पहले केस बना दिया, फिर इस तरह इसको बेइज्जत करवा दिया। कोई बात ले, नहीं ले, सुनेगा ले, खान ले, साहब लेकिन को मैं लेकिन 5 लेकिन दफा मिला हूं। अवान साहब, लेकिन माजी में हमने देखा हुकूमत को बताती रही ना, बिल्स भी दिखाती रही, पेश करती रही कि उनको खाने में क्या दिया जाता है। अगर वो एक बात कर रहे हैं कि देसी घी का तड़का लग रहा है वहां पर, उनको खुशबू आ रही है, एक नॉर्मल सी चीज है। डेफिनेटली खाना अगर पड़ोस में भी पकड़ा हो तो आपके घर में भी स्मेल आ जाती है, साथ वाले घर में, तो उनको वो फील हो रहा होगा कि किस किस्म का खाना। और साथ में डेफिनेटली अगर वो अपने हेल्पर से बात कर रहे हैं तो वो भी आवाजें आती होंगी। अब आपको मसला ये खानों वाली इशू पे है कि जो वो फ्रस्ट्रेशन का वर्ड यूज कर रहे हैं, उस पे मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? आपको नहीं, एक ही बात इनसे हजम नहीं हो रही थी कि 2.5 साल से एक बंदा जेल में बैठा है, ना हमारी बात सुनता है, ना हमारी कोई मिन्नत मानता है, और ना ही किसी बंदे को कोई लिफ्ट करवाता है। तो हम उसे डिस्क्रेडिट कैसे करें? और मेरे भाई, इस मौलवी मोहम्मद अली मिर्जा नामी शख्स से इमरान खान डिस्क्रेडिट नहीं होगा। इमरान खान ना फ्रस्ट्रेटेड है, ना फ्रस्ट्रेटेड था, और ना होगा। और आप जैसे पता नहीं कितने लोगों को इमरान खान ने जेल बैठे हुए फ्रस्ट्रेशन का बकायदा मरीज बना दिया है। आप टॉप लीडरशिप थे हर किसी की, तो सारी टॉप लीडरशिप जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, और वो ज़हनी मरीज बन चुके हैं इमरान खान की इतनी अच्छी जेल काटने की वजह से। तभी ये ओछे ओछे हथकंडे करते हैं, और बड़े अजीब अजीब ऐसे काम करते हैं, शर्म महसूस होती है सुनने वालों को। ये तो ठीक वो है। लोग हैं ना जिनसे एक कालम नहीं एक लड़के का बर्दाश्त हुआ, एक पीएचडी स्कॉलर था। तो ये एक बंदे की इतनी बड़ी हिम्मत कि वो 2.5 साल से अपने मौके पर डट बैठे हुए है, वो कैसे ये बर्दाश्त करेंगे? तो मोहम्मद अली मिर्जा साहब को मेरा मशवरा है कि अभी भी चुप कर जाएं, थोड़ी इज्जत अपनी बचा लें। पता नहीं ठीक कहां है। कहां तक आपको इन्होंने इस्तेमाल करना है, ठीक है और निहाल आप हाशमी कहां साहब, तक इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। निहाल हाशमी साहब, एक जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ था, जिस तरह मंजर कशी की गई है अडयाला जेल के अंदर और खान साहब की बैरक की, उसे तो आप लोगों के मौक़िफ़ की एक गैर मुतनाज़ा और कह लें कि एक न्यूट्रल जो शख्सियत है वो उसकी कह लें तस्दीक कर रही है जो हुकूमत का बयानिया माजी में रहा है उनकी जेल की कैद के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप जब सियासत करने आते हैं तो सियासत में तो जेल भी है और रेल भी है। मैं भी जेल जा चुका हूँ। पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में लोग जेल, और एक बार नहीं 3 बार जेल गया हूँ मैं। 2 बार MPOs में गया हूँ, मेंटेनेंस से पब्लिक ऑर्डिनेंस में। मेरी क़यादत भी जेल जा चुकी है, मर्द व जन जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत जेल जा चुकी है, जमात इस्लामी की क़यादत जा चुकी है, JUI की जा चुकी। तो ये कोई अचूबा या नई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की क़यादत तो क्लेम करती है 10-11 साल की जेल की। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ 2 अदवार में 3-4 साल जेल में रहे, मरियम बीबी जेल में रही, शहबाज साहब जेल में रहे जो आज के वज़ीर आज़म है।
तो कभी इस तरह से वावेला किसी ने मचाया? कभी नहीं बचाया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे, इवन शाहिद खाकान रहे जेल में सॉलिटरी लेकिन इतना अरसा नहीं रहे ना वो, मतलब जब जेल में रहे तो उसके बाद फिर मामला ठीक करके निकल भी गए ना। रहे बातचीत भी होती है, बैक चैनल भी एक्टिव रहे एक टेन्योर में। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर बातचीत होती रही और जब भी निकले हैं, देखिए जेल से आपने निकलना है तो अदालत के थ्रू निकलना, अदालत के बगैर बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा, आप बात कर रहे थे फ्रस्ट्रेशन की। हम तो जेल में जाके बहुत अच्छा टाइम गुजरता था, आपको लिखने पढ़ने का मौका मिलता है, चीज़ों को समझने का मौका मिलता है। इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन सिर्फ जेल की नहीं है। जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त भी अपने फैंस को किक मार देते थे, बल्ला उखाड़ के फेंक देते थे। अपने प्लेयर्स को आप बुला के पूछ रहे हैं, उनके टीममेट से सारों को गाली बकते थे, बदतमीजियाँ करते थे। पॉलिटिक्स में तो भी उन्होंने ऐसी की, फैमिली अफेयर्स में गए तो भी ऐसे की, वजीर आजम बने तो भी अपने जो पड़ोस के सारे रिश्ते, हमारे जितने भी बरादर इस्लामी मुल्क या दीगर मुल्क थे उनके साथ, इवन चाइना के साथ ये फ्रस्ट्रेशन नजर आया जब उन्होंने कहा कि सीपैक जो है ये पाकिस्तान मुखालिफ मुआहदा है। तो हर जगह फ्रस्ट्रेशन तो नजर आता है। अब अगर एक आदमी के पूरी पर्सनैलिटी में फ्रस्ट्रेशन है तो वो जेल से नहीं पैदा हुआ है, वो आप जिंदगी का पूरा निज़ाम देखें तो इट इज़ फ्रॉम द डे फर्स्ट ये एक फ्रस्ट्रेशन उनके साथ रही है। तो अब अगर उनको देखिए, अब बात करते हैं आप नेल्सन मंडेला की अजीम क़यादत की, अजीम कुर्बानियों की, तो आप कुछ दिन ये कुर्बानियाँ अगर आप दे सकते दें, हाँ हम आपको छोड़ने का तैयार हैं। आप वो जो 190 मिलियन पाउंड है वो वापस करें, आप घर चले जाएं। ठीक है, लेकिन चले ये वैसे मोहम्मद अली मिर्जा साहब फरमा रहे हैं, मोहम्मद अली मिर्जा साहब ये दावा कर रहे हैं, लेकिन आपकी क़यादत जो है उसका तो ये दावा था माजी में कि चंद दिन 2 हफ्ते भी जेल में नहीं गुजार पाएंगे। राना साहब भी ये बात करते थे, लेकिन बाद में मुतरफ हुए कि जिस तरह खान साहब ने जेल काटी है, इस तरह शायद जो बहुत सारे लोग थे उनको यकीन नहीं था कि इस तरह वो जेल काटेंगे। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। हम लोगों ने तो कभी, हमारे लिए तो नहीं हुआ कि मार्च किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। खान साहब तो जेल ही नहीं काट पा रहे, वो तो बार बार अपने लोगों पे भी वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अपने लोगों से एतबार खत्म हो गया, तो उन्होंने फिर उन साहब को अपने लिए मुकर्रर किया जिनका नाम है अचकजई साहब, जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे लोगों को वो मुकर्रर करते थे। मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने कहा, पैगाम भिजवाया, तो वो तो फ्रस्ट्रेटेड। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया, हमारे कैद में कभी ऐसा नहीं हुआ। आप आसिफ जरदारी साहब को उठा के देख लें, आप शहबाज साहब को उठा के देख लें, ठीक है, एक दिन भी ये चैन से तो नहीं बैठे ना, सुकून से अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने जहां रखा ठीक रहे। देसी गोहे का हम तड़के लगे हुए खाना खा रहे हैं, हमें मशक्कती मिला हुआ है, बातचीत हो रही है, हमारे लोग बाहर बातें कर रहे हैं। जेल तो जेल है ना भाई, जेल आप कह रहे हैं कि कैद काट रहे हैं, सब लोग के साथ काटें, आप ही उनको मशवरा देने। ठीक है महमूद मौली साहब, एक तो जो फ्रस्ट्रेशन के हवाले से दावा आया है मोहम्मद अली मिर्जा साहब का, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो माजी में बयानिया रहा है कि उनको जेल में उस तरह की सहूलियात नहीं मिल रही, खाने पीने के हवाले से, मौत की चक्की और कैद तन्हाई, वो सारी की सारी चीज़ें इस जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने फरमाया है उनकी नफ़ी हुई है। इस पूरे मामले में धचका लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी के बयानियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक चीज मैं बता दूं, जैसे अभी मेरे भाई की मैं बात सुन रहा था, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जेल तो जेल है। जेल कोई लग्जरी जिसको कहते हैं ना की जगह तो नहीं है, वो कैद है। और कैद के अंदर तो मैं कहूँगा देखिए फ्रस्ट्रेट होना मतलब कोई अजूबी बात भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि लोग हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर मतलब रहे हैं, और उसके मतलब चाहे क्रिकेट के दौर में, उसके बाद वो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि देखें जी ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी और हुकूमत चलेगी। देखें जब वो हुकूमत में थे वो ये सब उनको कहते थे जी आपकी तो हुकूमत 10 साल रहेगी, 15 साल रहेगी। यही मिसकॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं ना, जो बड़े बड़ों को ले डूबती है। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई भी शख्स जो कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, तो वो जिंदगी में मार खाता है। और ये कुदरत का निज़ाम है कि ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए। देखिए अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, और हम सब जो है जो भी वक्त है उसको जो है। ठीक है, आप कह रहे हैं खान साहब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो अब उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं? आप लोग ऐसे निकले तो हैं, 7 तारीख को आपने इस्लामाबाद में एक गैदरिंग भी रखी है,
तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब को? देखिए, हम तो कह रहे हैं, कई अरसे से कह रहे हैं कि देखिए जी, मुफाहमत करें। सियासत जो है ना, दो ही किस्म की होती है, मुज़ाहमत की सियासत, वायलेंस की सियासत, या मुफाहमत की सियासत। देखिए, सियासत में दरवाजे खुले रखने चाहिए, और पॉलिटिकल लोगों के साथ ही बैठ के सियासत करते हैं। देखिए ना, सोलो फ्लाइट लेना इतना आसान नहीं है। उसकी वजह देखें ना, अगर हम पीपल्स पार्टी को भी पीटीआई एक्सेप्ट नहीं करती, पीएमएलएन को भी नहीं करती, जेयूआई को भी नहीं करती, एमक्यूएम को भी नहीं करे, किसी को भी नहीं करे, तो सोलो तो मेरे ख्याल से कोई भी जो है, मैं पिछले 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ सियासत को, हम्म। जो कि पार्टीज आ रही हैं जा रही हैं। देखिए, सोलो तो कोई भी नहीं चला। और दूसरी चीज ये कि अभी भी वक्त है कि देखें, बैठ के और जो है बात करके सियासी गुफ्तगू करें। देखिए, होता ये है कि सियासी जब लोग होते हैं और सियासी लोगों के साथ बैठते हैं तो राह निकल आती है। ठीक है शफकत साहब, ये बता दें कि सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाना वो आसान है, लेकिन उसकी हिद्दत और शिद्दत डेफिनेटली हम बात करते हैं कि हुकूमत महसूस करती है। इसलिए बारहा ये कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो सोशल मीडिया है उसको थोड़ा लगाम डाले, लेकिन जो स्ट्रीट फाइट है वो कदरे मुश्किल है, वो करती आप लोग नज़र नहीं आ रहे। मतलब उस तरह से जिस तरह माजी में मुतारिक रही आपकी सियासी जमात, अब उस तरह से वो स्ट्रीट पावर दिखाती हुई नज़र नहीं आ रही है, दिखाने की इस टाइम अहलियत रखती नहीं है। तो लेकिन जो सोशल मीडिया जहाँ पे हिद्दत और शिद्दत हुकूमत भी महसूस कर रही है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। देखें, एक तो मैं हाशमी साहब की इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने कौन सी जेल काटी है मुझे नहीं याद आ रहा। एक दफ़ा तो बंद हुए थे एक डिक्टेटर के दौर में, और वहां पे इन्होंने एक एफिडेविट लिखा और रातों रात मुल्क छोड़कर भाग गए। नहीं, अटक किले में कैद किए रखा उनको। वो बताते हैं, वो कहते हैं मुझे कराची लेकर जाना था, जहाज में बेड़ियां पहनाकर हथकड़ियां लगाकर बिठाया जाता था। पूरी वो रुदात अपनी सुनाते हैं कि क्या कुछ हुआ उनके साथ भी माजी में। मैं बता तो रहा हूँ कि वो कैद हुए और उन्होंने माफी मांगी, और इतनी माफी मांगी कि रो के मुल्क छोड़ के चले गए, और अब पीछे अपने सारे कारकुनान को और लीडरान को रोता हुआ छोड़कर, और खुद उनको बताया भी नहीं, मुल्क छोड़कर भाग गए। दूसरी दफा वो आए, को 2 महीने जेल में रहे, और फिर उनके भाई ने 50 रुपए का एफिडेविट लिखा कि वो वापस आ जाएंगे, और मुल्क छोड़ के भाग गए। आप उनकी बातें तो ना किया करें, इमरान अहमद खान साहब के साथ उनको तो कंपेयर ना किया करें। ये जुल्म कम जो है ना, ये ना किया करें। बाकी आप बात तो करनी होती है, आपने मीडिया पे बैठ के तो मिसालें भी देनी होती हैं, लेकिन नवाज शरीफ और इमरान खान की जेल का क्या मवाजना है, नवाज शरीफ और इमरान खान की जेल काटने का क्या मवाजना है, ये तो ना किया करें। ये उनसे रिक्वेस्ट करनी थी। बाकी मेरे भाई, इंशाल्लाह ताला स्ट्रीट मूवमेंट हमने पहले भी की है। हम पहले स्ट्रीट मूवमेंट करके ही डी चौक पहुंचे थे, निहत्ते, हम सारे लोग निहत्ते थे, और वहां पे हमें गोलियों से भून के रख दिया गया। और हम फिर भी आज फिर एक दफा स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार हैं। उसका आगाज हो चुका है। लाहौर गए थे सीएम साहब, अब कराची जा रहे हैं, और उसके बाद पूरे मुल्क में एक माहौल बनाएंगे। हाँ, अगर कोई मुज़ाकरात गवर्नमेंट करना चाहती है तो हम उसको वेलकम करते हैं, बेशक करें। और मुज़ाकरात के लिए ये आप कितनी बड़ी बात है कि हमारे मुज़ाकरात के एजेंडे में इमरान खान साहब की रिहाई शामिल ही नहीं है। हम कहते हैं मुल्क में आइन और कानून बहाल करें, मुल्क में आज़ाद इलेक्शन कमीशन बनाएं, मुल्क में जमहूरियत बहाल करें, मुल्क में सिवा सुपरमेसी लेके आए, मुल्क में फंडामेंटल राइट्स बहाल करें। भाई, इससे बड़ा भी कोई आसान बात की जा सकती है मुज़ाकरात शुरू करने के लिए, वो हमने कर दी। नहीं, आप कहाँ तैयार है? तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुज़ाकरात कहा कि करना चाहते हैं अनकंडीशनल, जो भी आपने बातें की हैं इन्हीं मौज़ूआत पर, लेकिन स्टार्ट उसको अनकंडीशनल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे चलेगी अभी भी, बल्कि अलीमा खान साहब कहती हैं कि जो मुज़ाकरात करना चाहते हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। तो मतलब इस तरह के बयान तो आ रहे हैं, क्या बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उसमें एक कंफ्यूजन थी, वो दूर हो गई। एक ही कंफ्यूजन थी कि इमरान खान साहब की रिहाई भी उसमें शामिल थी, और वो उससे हमने निकलवा दी है कि कोई ये ना कहे कि इमरान खान बाकी नवाज शरीफ और जरदारी और बाकी लोगों की तरह एनआर मांग रहा है, कोई छूट मांग रहा है, कोई डील मांग रहा है। उस बात पे हमारा थोड़ा सा इख्तिलाफ था, और वो उसमें से निकलवा दी गई है वो बात। अब उसमें इमरान खान साहब की रिहाई का आप जिक्र नहीं देखेंगे। बाकी मुज़ाकरात बेशक इन कंडीशन ठीक है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए शफकत खान साहब एक साजगार माहौल जो है वो पैदा करना भी बड़ा जरूरी है। उसके लिए तजवीज़ की जाती है। राना सदाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि सोशल मीडिया कंट्रोल करें, ये जो 8 फरवरी को दोबारा एहतजाज की कॉल दी है इसको वापस लें, तो फिर चीजें आगे चल सकती हैं। बात सुने, हमने भी कहा है कुछ
हमने कहा इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं। साजगार माहौल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना होता है या अपोजिशन ने करना होता है? प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी है जो साजगार माहौल बनाने के लिए? वो गवर्नमेंट की हमेशा से रही होती है, और ठीक है। गवर्नमेंट कोई एक स्टेप भी फॉरवर्ड नहीं हो रही। ठीक है जी निहाल और हाशमी साहब, एक मुलाकात एक शुरू स्टेप भी भी नहीं होंगे हुकूमत जब जो तक है खान साहब से मुलाकात वो नहीं ना पीछे हट रही है ना आगे जा रही है, अपनी जगह पर मौजूद है। डेफिनेटली दावतें दी जा रही हैं, बयानात तक तो चीज़ें हैं, लेकिन साजगार माहौल डेफिनेटली पैदा करना सबसे पहले हुकूमत का काम है। क्या कहेंगे निहाल हाशमी साहब? मेरे भाई ने जो बातें की, बड़ा मुझे लगा कि तारीख को अभी पूरा इन्होंने नहीं पढ़ा है। 99 में जब मार्शल हुकूमत आई थी और एक ऐसे वज़ीर आज़म को उन्होंने बेदखल किया था जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो मादर जमहूरियत थी बेगम कुलसुम नवाज साहबा, उन्होंने, आपको याद होगा, उनकी गाड़ी को लिफ्ट कर लिया गया था, क्रेन से ऊपर उठा लिया गया था और बहुत घंटों बाद उसे नीचे उतारा गया था। तो एक बड़ी मुतहर्रिक स्ट्रीट पावर शो थी, हम मुतहर्रिक थे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और चीज़ बहुत अच्छी थी कि नवाज शरीफ साहब को पूरे आलम इस्लाम और इंटरनेशनल वर्ल्ड में एक बड़ी पजीराई थी। तो ना उन्होंने कोई माफ़ीनामा किया, ना माफ़ी मांगा। उस वक्त के आमिर को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने खुद इकरार किया कि बेगम, पाकिस्तान नहीं आऊंगा, ये एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड है। हौसला तो रखो, हौसला तो रखो, हौसला तो रखो। तो उस वक्त के आमिर ने कहा कि अगर नवाज शरीफ रहते हैं पाकिस्तान में तो मेरे लिए हुक्मरानी बहुत मुश्किल है। और बेगम कुलसुम नवाज ने क्या चागी, क्या कराची, क्या पेशावर, क्या थर, हर जगह वो गई और इतना मुतहर्रिक पार्टी को किया। और अब आप आइए जो जेल काटने और अदालतों में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क़यादत ने कभी मुंह नहीं छुपाया, कभी बाल्टी नहीं ओढ़ा, कभी अपने आगे चादर नहीं डलवाई। अगर वो अदालत में और जेल में गए तो खुले दिल के साथ, चेहरे रोशन चेहरे के साथ गए, अपने चेहरे को बाल्टी से नहीं छुपाया, अपने चेहरों को दुपट्टों से नहीं छुपाया, अपने चेहरों को चादर से नहीं छुपाया। वो खौफ अपने ऊपर तारी नहीं की, खौफ दूसरों पे तारी की कि जो लोग मजबूर हो गए। वो खौफ तारी था नवाज शरीफ का और आज भी तारी है। तो मैं ये समझता हूं कि इनको बताएं, पहले दिलेरी हो जाए, दिलेर देखा। और मेरे भाई ने जो बातें की आइन की हुक्मरानी, तो आपको याद नहीं है कि आप राणा सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़ के लेके आ रहे थे? वो कौन सी आइन की हुक्मरानी थी जब आप अमेरिका में खड़े होकर के कह रहे थे कि जनाब हम इन सब को जेल में डालेंगे? एक को भी नहीं छोड़ा आपने। क्या एहसन इकबाल, क्या खादा साद, एक को भी नहीं छोड़ा। सब जेल में, सब में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और वो जेल काटी के उनकी अहलिया लंदन में बिस्तरे मर्ग पे है। फोन करने की भी इजाजत नहीं थी। भूल गए क्या ये लोग बातें? फोन करने की इजाजत नहीं थी, फोन पे बात करने की इजाजत नहीं थी, पैगाम पहुंचाने की इजाजत नहीं थी। एक उसी जेल में बाप बेटी साथ रहते थे मगर मिलने की इजाजत नहीं थी। चले ये तो बाजी की बातें, बाजी बड़ा तल्ख है निहाल साहब, बड़ा तल्ख है। जल्दी से इस पे कमेंट करते हैं। वो कह रहे हैं साजगार माहौल, हम बाल्टी पहनने वाले नहीं है, हम बाल्टी वाले लोग नहीं है, हम शेर लोग हैं। रुख रोशन को आया करके बड़े दिलेरी से और बहादुरी से आते हैं। आप माफीनामे वाले हैं, माफीनामे वाले 10 साल मुल्क छोड़ जाते हैं, लिख के दे जाते हैं। वो तो माफी, वो जो एक तो इनको आदाब सिखाएं, टॉक शो की आदाब सिखाएं। दूसरी बात, कभी ट्रंप से माफी मांगना, कभी जो बाइडेन से दरखास्त करना, कभी कहना कि आप हमारे से हमारे मुल्क में मुदाखलत करें, कभी कह रहे नहीं आपको तो कुछ लेना देना नहीं है, कभी कहना कि जनाब बाजवा साहब ने हमारा काम उतार दिया, कभी कहते हैं बाजवा साहब तो कौम के बाप है। और इनको प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान आज दुनिया में मुनफरिद क्यों, पाकिस्तान जीत। ठीक है, चले इधर ये साजगार माहौल जी, ये साजगार माहौल अभी हमें जिस तरह दोनों जमातों में नजर नहीं आ रहा, यहाँ टॉक शो में भी दोनों आप जो बैठे हुए हैं आपके दरम्यान में साजगार माहौल नजर नहीं आ रहा। महमूद मौलवी साहब, साजगार माहौल पैदा करना आप लोगों ने इसका बीड़ा उठा लिया है, तो ये बता दें कि ज़्यादा टफ टाइम कहाँ से मिलेगा आपको, क्या लगता है? क्योंकि अभी तो आपने डेफिनेटली कोशिश का आगाज़ शुरू किया है हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अब जब आप 7 तारीख को बैठ रहे हैं तो क्या एजेंडा होगा और किन किन लोगों को मदऊ किया है आप लोगों ने? देखिए, एक चीज़ तो है, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि साजगार माहौल हो और पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठ के
किसी नताइज पे पहुंचे आगे बढ़ने के लिए, मुल्क के मफाद में और अवाम के मफाद में। आप देखिए मेरे भाई है, सही कह रहे हैं कि केपीके में आज 4 साल से देखें चीज़ों को बेहतर होना चाहिए था, तो वहाँ पे हुकूमत है, वहाँ पे चीज़ें बेहतर नहीं हो रही है, वहाँ पे अवाम के इतने मसाइल हैं, उन चीज़ों पे भी तो मेरे ख्याल से मैं कहूँगा मेरे भाई को ध्यान दें और चीज़ों को बेहतरी की तरफ। अभी अगर महमूद खान अचकजई साहब को दे चुके हैं मैंडेट, मेरे ख्याल से वो जो है कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के साथ बैठें और बातचीत शुरू करें। हमारा तो सिर्फ मकसद ये है कि किसी तरह ये जो टेम्परेचर है ये नीचे आए और सियासी पार्टीज जो है आपस में बैठ के एक जो भी आप उसका नाम दें, ठीक है ना, मिसा के जमहूरियत दें, मिसा के मईशत दें, मिसा के पाकिस्तान दें, और जो है इसको अवाम के इंटरेस्ट के लिए बैठ के चीज़ों को सेटल करें। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी। ठीक है, अभी तक आपने राब्ता किन किन से कर लिया? हुकूमत से राब्ता हो गया महमूद मौलवी साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता हो गया, किन किन स्टेक होल्डर से बातचीत होगी आप लोगों की? देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी हुकूमत के स्पीकर साहब और इन लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं। तहरीक इंसाफ में जो है बहुत से लोगों से बात हो रही है, जो कि अभी तक जो है मैं नाम अभी नहीं दूंगा, उनसे भी बात हो रही है। और मैं आपको बताऊं मेजॉरिटी लोग पीटीआई के चाहते हैं कि मुफाहमत की सियासत हो, और वो आपने देख लिया महमूद खान अचकजई भी सियासत की जो है मुफाहमत की बात कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर भी मुफाहमत की बात कर रहे हैं। और देखें चीज़ों को आगे ले जाना है, हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते करते जो है वक्त को ज़ाया कर रहे हैं और अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली पॉजिटिव देखें, मैं पीएमएलएन के मेरे भाई बैठे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं फिल वक्त की बात कर रहा हूँ। मरियम नवाज साहिबा जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हमको सिंध तक उसकी उन आवाजें आ रही हैं जो वो अच्छा काम कर रही है। देखिए अब अवाम में बड़ा शऊर आ चुका है कि जो अच्छा काम करेगा वो भी नजर आएगा, जो काम नहीं करेगा वो भी ठीक है। ये नजर आएगा। 7 जनवरी को जो आपने इस्लामाबाद में दावतनामे किस किस सियासी जमात को भिजवाए, हमें मिल गया दावतनामा आपका, बाकी सियासी जमातों का बताएं किस किस को भिजवाया आपने? देखिए मेरे ख्याल से हमने तकरीबन सारे सियासी जमातों को भिजवाया। अभी ये देखना है कि कितने लोग आते हैं, किस सियासी जमात से आते हैं। देखिए इस वक्त तो कबल वक्त है कि मैं कहूँ कि भाई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। हमारी अप्रोच ये है कि हम सबको बुलाएं, और ये जो है सेनेटर वसीम सज्जाद साहब ने इसको होस्ट किया है, ठीक है ना, उनके रिहाइशगाह पे है, ठीक है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि देखें बेहतरी की तरफ जाएं। ठीक है, शहजाद वसीम साहब इसको होस्ट कर रहे हैं, जो साबिक कायदे अवान भी रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे में। ठीक है, अच्छा शौकत अवान साहब जाएंगे, आप लोगों को इन्विटेशन एक तो बता दें मिल गया, अब तक मिला है कि नहीं मिला, और क्या इरादा है? अब ये डायलॉग की, मफाहमत की, साजगार माहौल की बात कर रहे हैं और आपके ही साहब का साथी हैं सब, तो जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में? जो लोग बुरे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, इमरान खान साहब को तनहा छोड़ गए, आज उनके पास ना तो कोई मैंडेट है और ना उनको ऐसा कुछ करना चाहिए। हम बिल्कुल भी महमूद मौलवी साहब हों या इनके साथी हों, इमरान इस्माइल साहब हों या फवाद चौधरी साहब हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने बुरे वक्त में खान साहब को छोड़ा है। इसलिए पार्टी का मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स इन पे एतमाद करेगा या इनकी तरफ जाएगा। मेरा अपना ख्याल है, बाकी पार्टी क्या डिसाइड करती है ये मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, ना मेरी किसी से इस बात हुई है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि उन लोगों ने जिन्होंने बुरे वक्त में खान साहब को छोड़ा है, मेरे पास उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी अगर पार्टी के बाकी लोग लेकिन बुरे अच्छे वक्त में माजी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे लोगों पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, एमक्यूएम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उनके साथ काबीना शेयर की, परवेज़ इलाही साहब पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको सीएम भी बना दिया। चले बड़ी चीजें होती रहती हैं, एक अच्छी काविश, आप एक साजगार माहौल की चले बात कर रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा नहीं थी। वो लोग जो खान साहब के साथी थे, खान साहब ने जिन पे एतमाद किया और खान साहब ने जिनको अपना समझा, और वही जब बुरा वक्त आया तो वो एक पल न ठहरे। इसलिए उनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि नहीं एमक्यूएम आपके साथ काबीना शेयर करती रही ना, आप उनके वोटों से आप लोगों की हुकूमत कायम ने, खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में। चलें, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। ना कोशिश हो रही है कि एक जो साजगार माहौल है वो पैदा किया जा सके और एक जो सियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल है उसका खात्मा हो सके। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम देख रहे हैं कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने अटैक कर दिया है, साथ पर हम देख रहे हैं ईरान को भी डिफरेंट नोयत की जो है धमकियाँ दी जा रही हैं अमेरिका की जानते, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मुद्दत सदारत के लिए जब इलेक्ट हुए, वोट जब उन्होंने लोगों से लिया, तो उनका ये स्लोगन था कि दुनिया से जंगें उन्होंने ख़त्म करानी है और इसके साथ साथ दुनिया में पीस कायम करना है। और दुनिया में कई जंगें ऐसी हैं जिनको खात्मे का क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप लेते रहे हैं। लेकिन साल 2025 में हमने देखा बराह रास्त अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और अभी अमेरिका की जानिब से जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला पर हमला किया गया है, उसके कैपिटल सिटी पर। और साथ साथ वहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट निकोलस, उनको और उनकी अहलिया को अरेस्ट किया गया है और उनको कहीं दूसरे किसी सेफ मुकाम पर अमेरिका की जानिब से मुंतकिल भी किया गया है। और साथ साथ अमेरिकन अभी जो हाल ही में हम देख रहे हैं कि ईरान में एक एहतजाज हो रहा है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से लोग वहाँ पर सहूलियात के फुकदान और हुकूमत के मुखालिफ जो उनके जज्बात होंगे, उस पर एक नॉर्मल चीज़ है, दुनिया भर में इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहते हैं, उसका इजहार कर रहे हैं। तो अमेरिका उस पर यह दावा कर रहा है कि अगर ईरान में यही सूरत हाल रही या लोगों के खिलाफ अवामी जो एहतजाज है उस पर ताकत का इस्तेमाल हुआ, तो अमेरिका इसके अंदर भी इंटरवीन करेगा। तो ये इस रीजन की और ख़ुसूसन वेनेजुएला की सूरत हाल किस जानिब आगे बढ़ सकती है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और इसके साथ साथ अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल क़ौमी अमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के। साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये बता दें, ट्रंप दूसरी मुद्दत सदारत के लिए जब आए, जंगें ख़त्म करने का ऐलान किया, उससे पहले 2025 में भी ईरान पर हमला किया, अब 2026 का पहला हफ्ता है और वेनेजुएला पर अटैक कर दिया गया उनकी जानिब से। कैसे देखते हैं अमेरिका की इस कार्रवाई को? जी, थैंक यू वेरी मच निजाम साहब फॉर द इनवाइट, और अहमद को मेरा बहुत सलाम। इट इज ऑलवेज प्लेयर। देखिए, जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है वो ह्यूज इंस्ट्रूमेंट है ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी परसूट्स अमेरिका का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यस, वॉर्स को खत्म करने की बात हो रही है, लेकिन एज ए इंस्ट्रूमेंट इसको यूज भी किया जा रहा है। ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में आपको अगर याद होगा कि हम हमेशा, मैं यही कहा करता था कि ये एग्जिट स्ट्रेटजी है नेतन्याहू की मिडिल ईस्ट के अंदर, कि वो किसी तरीके से इंटेंगल करे अमेरिका को और कन्फ्रंट करवा दे ईरान के साथ। और हम ये समझते थे कि शायद ईरान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात की रोशनी में या उनके जो एम्स हैं ऑफ रिड्यूसिंग वॉर्स, उसकी रोशनी में शायद कभी भी ईरान पे अटैक नहीं करेगा, और खासतौर पे न्यूक्लियर, क्योंकि वो तो रेड लाइंस क्रॉस हो जाएगी। बट अमेरिका ने किया। अभी वेनेजुएला के कॉन्टेक्स्ट में भी आप देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी अमेरिकाज में किसी भी जगह पर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस किसी का भी हो, चाहे वो साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, अमेरिका के अंदर यूएस की पॉलिसी रहनी चाहिए। तो बीइंग अ बिग मिलिट्री पावर, वो अपने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जी, उनको प्रिडिक्ट करना, इट्स नॉट वेरी इजी टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन वो मेरी नजर में, मैं ये समझता हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री है उसको यूज करके वो दुनिया को ये बता भी रहे हैं कि मैं वॉर तो नहीं चाहता, लेकिन अगर दुनिया मेरे प्लान्स के साथ या हमारे प्लान्स के साथ, अमेरिका के प्लान्स के साथ नहीं चलेगी, तो अगर जरूरत पड़ी तो ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग। लेकिन जैसा यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है, इंटरनेशनल नॉर्म्स, वैल्यूज हैं, आलमी कवानीन मौजूद हैं, उनके प्रेसिडेंट को उनकी अहलिया समेत वहाँ से उठाकर ले जाना, माजी में भी, ऑल्दो पैनामा में भी अमेरिकन इस तरह 1989 में कार्रवाई कर चुके हैं, उसी को दोबारा रिपीट किया अमेरिका की जानिब से। दैट्स व्हाई आई सेड कि जी एक यूनिलैटरल पावर का एप्लीकेशन है। बाकी दुनिया भी कंडेम कर रही है उनके इस वॉर ऑफ एक्ट को। साउथ अमेरिका से भी आवाजें आ रही हैं, ब्राजील वगैरह ने भी, कोलंबिया वगैरह में कंसर्न्स हैं कि ये चीज एक हुई है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट निजामी साहब, इन द रियल पॉलिटिक्स जो मिटिगेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के या उसको मैनेजमेंट के, वो अंडरमाइन हुए हैं इस वक्त। पावर इज स्पीकिंग। कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का ही बयान था कि यूएन से ज्यादा तो यूएस ने वॉर्स जो है वो रुकवाई हैं, और यूएन को उन्होंने हमेशा अंडरमाइन भी किया है। आपको पिछली स्पीच याद होगी जो उन्होंने जनरल असेंबली में की थी, उससे पहले वो प्रॉम्प्टर शायद उनका काम नहीं कर रहा था और एस्केलेटर्स भी कुछ खराब थे, तो उस पर उन्होंने काफी यूएन को एम्बेरस भी किया था। तो यूएन को अंडरमाइन जरूर कर रहे हैं इस वक्त। वो अपना जो यूनिलैटरल एक पावर रिफ्लेक्शन है अपनी पावर की, वो बार बार कर रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी एक कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स होंगी, इसके ऊपर बातचीत होगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की भी कोलंबिया की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई है, तो एक इंटरनेशनल स्टांस सामने आएगा। बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त तो जी अमेरिका जिसकी लाठी उसकी भैंस कह ले बेशक इसको,
लेकिन उसी पॉलिसी के तहत काम कर रहा है। वो दे ठीक आर है। नॉट रेडी टू लिसन टू एनीवन ठीक है, एल्स। वैसे 2024 हमें में लग वहाँ तो पर रहा था कि जी। अटैक जारी रहेंगे, बट इस तरीके से अटैक बढ़ेंगे और फुल फ्लैज डिक्लेरेशन हो जाएगी, दैट वाज नॉट बीइंग एक्सपेक्टेड, बट दिस इज चले व्हाट जो प्रेसिडेंट जो एक ट्रम्प इज ऑल अबाउट। रजीम चेंज जो एक लग रहा था कि अमेरिका की ख्वाहिश थी, 2024 में वहाँ पर इलेक्शन होता है, इंतखाबात की शफाफियत जो है, अहमद साहब उस पर भी सवालात उठाए कि अमेरिका की जानिब से अब ये समझा जाए कि रजीम चेंज ऑपरेशन था वहाँ पर, रजीम तब्दीली, और वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी बल्कि मारिया कोरेना जिनको ट्रंप के मुकाबले पे जो नॉमिनेट हुई थी नोबेल प्राइज़ के लिए, जिनको मिला भी था, बाद में ट्रंप ने उनकी तारीफ भी की, उन्होंने भी ट्रंप की खासी तारीफ की। अब जनाब क्या एक कह लें कि अपोजिशन जो वहाँ पर है उसको पावर में लाने की कोशिश है, रजीम चेंज मकसद ये था अमेरिका का? जी बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। देखिए जल साहब ने बड़ा कंप्लीट होराइजन, जो कंप्लीट पिक्चर है उन्होंने बड़ी क्लियरली पोर्ट्रे की कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, और आई थिंक यही सारी जो रियल पॉलिटिक्स की उन्होंने बात की वही एट प्ले है इस टाइम पे आप देख रहे हैं। और इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर आप अगर दुनिया को आप ये कहें कि वो कन्वर्ट हो रही है यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर, तो तीन पोल्स हैं जो दुनिया के आप मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर जो एक रियलिटी रखते हैं, उनमें से एक अमेरिका है, एक चाइना है, एक रशिया है। अब इन तीनों पोल्स की आपस में बड़ा सेंसिटिवली एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। ये एक हद से ज्यादा एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं कर रहे। इन्होंने अपनी जो लोकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा मेटिकुलसली डिजाइन किए हैं कि हमने किस रीजन, किस खित्ते के अंदर कॉन्फ्रंटेशन करनी है। जैसे चाइना ने आपने देखा कि उसे अपने पेरिफेरीज के अंदर ताइवान को लेके ये पॉलिसी दी कि हम ताइवान के अंदर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे। टू सम एक्सटेंट अमेरिकन अब इसके साथ अग्रीमेंट के ऊपर आ गए हैं कि हमने केयरफुल रहना है ताइवान में। रशिया ने यूक्रेन बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर उन्होंने कहा कि हम नेटो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बाकायदा तौर पे उसके ऊपर जंग की कि हम अपनी पेरिफेरीज के अंदर अपनी एनिमी स्टेट्स की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी तरह अमेरिका में आपने देखा कि जब ये जंग हो रही थी ईरान वाली, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अमेरिका को इन्वॉल्व किया टुवर्ड्स द एंड, जब कॉन्फ्लिक्ट इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसमें जिस तरीके से इन्वॉल्व किया, तो अमेरिकन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट आई उस वक्त जब वो नॉर्थ कोरियन थिएटर से अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो निकाल के मिडिल ईस्टर्न थिएटर में लेके आ रहे थे। तो ये बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग था। अमेरिका भी अपने आप को जो डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में, और वो जो सारा उनका भी इस वक्त अमेरिका फर्स्टर्स का चल रहा है, टकर कार्लसन जो सबसे करीब समझे जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उसकी अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका अपनी पेरिफेरीज के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। उसी कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा कि जिस तरीके से जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट चाइना की थी वेनेजुएला में, और जो रशिया वेनेजुएला को हथियार दे रहा था, वो अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। उसी कॉन्टेक्स्ट में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने ये एक्ट किया, अमेरिका ने ये एक्ट किया कि चलो मिडिल ईस्ट के अंदर या बाकी हमारी जो दूर रियासतें हैं वहां पे हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर तो क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन ये जो हमारी पेरिफेरी स्टेट्स है अमेरिकाज जो हैं, ये हमारी रेड लाइन है। इसके अंदर हम किसी जो हमारी कन्फ्रंटेशनल स्टेट है उसकी हम जो इन्वॉल्वमेंट है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ पे जब आप इस तरीके से चलते हैं तो दुनिया में माइट इज राइट का असूल है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड है। जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा, जो जितना ज्यादा सस्टेन कर सकता है, उसी के हक में दुनिया जो है वो फैसला सुनाती है। तो यही आपने एक दोबारा से इसी चीज का जो लॉ बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का एंटी थीसिस है उसको आपने आज फिर लेकिन फिलहाल तो यूनिपोलर नजर आ रहा है। अमेरिका जिस रीजन में जो करना चाहता है, अपने अहदाफ हासिल करना चाहता है, वो कर लेता है। चले अब ईरान की तरफ बात कर लेते हैं। दुनिया भर में इक़्तिसाद बाज़ारी के खिलाफ जो है, इन्फ्लेशन के खिलाफ एहतजाज होते हैं। इवन अमेरिका में भी होते रहे हैं, यूरोप में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी, मतलब जनूबी एशिया में भी होते रहते हैं। अब ईरान में भी उसी नौयत का एक प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन अमेरिका उसके ऊपर जनरल साहब किस तरह प्ले करने की कोशिश कर रहा है और किस तरह उस पूरी सूरत हाल में अमेरिकन जो है इंटरवीन कर सकते हैं ईरान में। पहले एक कोशिश की गई, अमेरिका की जानिब से बराह रास्त हमला भी किया गया, इसराइल उससे पहले कार्रवाई करता रहा। अब जनाब दोबारा के एक रजीम चेंज की कोशिश हो रही है, जो माजी में कोशिश की गई, पूरी लीडरशिप को खात्मा किया गया जो मेन लीडर्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो वहाँ पे आयत अली खामनाई साहब हैं उनकी सूरत में क़यादत मौजूद है। अब दोबारा इंटरनल जो चीज़ें हैं उसमें खराबी पैदा करने की कोशिश हो रही है। देखिए, ईरान की सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ईरान का सिस्टम इज मल्टी लेयर्ड सिस्टम। इनका जो भी सिस्टम्स है, मिलिट्री सिस्टम्स हो, इंटेलिजेंस सिस्टम्स हो, इकोनॉमिक सोशल सिस्टम्स है, ये मल्टी लेयर्ड है और बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनके समझना, इनको करना बड़ा, इनके डील करना या एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल होता है। बट हैविंग सेड दैट, ईरान में हमेशा जब भी बजट्स और ये इकोनॉमिक प्रेशर्स के ऊपर मुजाहरे होते हैं, इस दफा जरा लिटिल डिफरेंट है कंसिडरिंग द एनवायरनमेंट, क्योंकि ईरान अभी अभी जंग से बाहर आया है जी।
अभी अभी अमेरिकन अटैक से बाहर है और रीअसर्ट कर रहा है, अपनी पोजीशन कर रहा है अपने आप को। इजराइल के साथ भी वो कॉन्फ्लिक्ट को एक हद तक लेकर गए। उसके बाद कतर में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट हमने देखी, लेकिन वो लगता था कि एक अरेंज्ड मैकेनिज्म के तहत ही वो कतर के अंदर जो उन्होंने जो मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट करने की कोशिश की, यूएस फैसिलिटीज को, तो उसके बाद वो वॉर खत्म हुई एंड वी वर सरप्राइज्ड और वी ऑल वर सरप्राइज्ड। अभी हम कमेंट्री कर ही रहे थे ईरान और कतर की सिचुएशन के ऊपर, तो साथ ही सीज फायर और वॉर रुकने का फिर मैसेज आ गया। देखिए, ईरान के अंदर इस दफा जरा ज्यादा मुजाहरे हुए हैं, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका की जब ये इंटरफेरेंस हुए तो ईरान के अंदर भी अभी भी लार्जर सेंस एक मौजूद यही है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये जो हमारे ऊपर इकोनॉमिक या प्रेशर्स या बर्डन्स बने, इसमें अमेरिका का मेन हाथ है जी। जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर, फिर न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाना, ट्रंप साहब का बाहर निकल जाना, इजराइल को सपोर्ट करना, फिर वहां पे अटैक कर देना, इसने अंडरमाइन किया है। और अमेरिकन ये स्टेटमेंट, अगेन मैं इसको एक और ट्रंप फिनोमेना ही कहूंगा, शायद यूनाइटेड स्टेट की जो आई मीन एस्टेब्लिशमेंट है वो शायद ये ना चाहती उस तरह की स्टेटमेंट, बट दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन। बट मैं नहीं समझता कि ईरान की अवाम जो है इससे इनकरेज होंगी, ये ईरान की अवाम अमेरिकन इंटरफेरेंस को पसंद करेगी बीइंग अ कैटलिस्ट, और उसके बाद फिर अंदर कोई ऐसी मनूवर शुरू हो जाएंगी। और अगर वो पॉलिटिकली इसको लीड कर रहा है या अमेरिकन को सपोर्ट कर रहे हैं या उनके एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, जो प्रोटेस्ट ईरान के अंदर हो रही है, तो फिर उसके साथ इस तरह की स्टेटमेंट मुश्किल ही लगती है जी। वो उसका आना कोई सूट नहीं कर रहा कि इस वक्त वो स्टेटमेंट क्यों दी गई है। तो मेरे ख्याल में अमेरिकन स्टेटमेंट के बाद फिर लोग जरा नीचे ठंडे ही होंगे, ये प्रोटेस्ट नीचे जाएगी, न कि इसके ऊपर इंक्रीज होगी। बट हैविंग सेड दैट, मौजूदा हालात में मुझे इमीडिएट रिजीम चेंज तो ईरान के अंदर भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आप जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, एक तो प्रेशर जो है आप देख रहे हैं ईरान पर एज ए कंट्री भी प्रेशर है ना, एक तो प्रोटेस्ट और इंटरनल जो मामला हो रहे हैं, साथ में अमेरिकन जो प्रेशर है कि मुज़ाकरात किए जाए, दोबारा टेबल पर आया जाए। तो अहमद साहब, क्या ये उस जानिब कोशिश की जा रही है अमेरिकन की जानिब से कि ईरान को दोबारा मेज़ पर लेकर आया जाए, क्योंकि एक प्रॉपर अपोजिशन वहाँ पर मौजूद नहीं है जो हुकूमत को टफ टाइम दे सके, लेकिन कुछ ग्रुप्स डेफिनेटली हैं। वो हमने ईरान और इसराइल के तनाज़ा में हमने देखा, हीर ब्यार मरी जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर प्रोपोगेंडा करते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ भी और ईरान मुखालिफ भी, उन्होंने कहा जो बलोच इलाके हैं उस पर जनाब कंट्रोल मिलना चाहिए लोगों को। कुर्द इलाकों से भी कुछ इस नोयत की आवाज़ें आती हैं। तो क्या इस तरह की इंगेजमेंट और इस तरह की चीज़ें अमेरिका उनको भी प्रवोक कर सकता है वहाँ पे ईरान में? देखें, जहां तक अमेरिका की बात है, अभी जनरल साहब ने जिक्र किया वो सीज फायर का, और वो बड़ा सडन सीज फायर उन्होंने कहा, बड़ा शॉकिंग था कि जिस तरीके से सीज फायर हुआ और ऐसा लगा कि एक फेस सेविंग दी गई है। आपको याद होगा कि जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो जितनी इसराइली लॉबी अमेरिका के अंदर मौजूद थी, उनकी हद्दुल वसा कोशिश ये थी कि अमेरिका की फौजों को मिडिल ईस्ट के अंदर उतारा जाए और एक लंबी जंग चले ईरान के साथ। और उसको फिर किसी ना किसी तरीके से वन वे और दी अदर अमेरिका ने रेजिस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने वो एक, आपको याद होगा, उसने कहा तेहरान को इवैक्यूएट कर दो, एक न्यूक्लियर थ्रेट दिया, और उसके तकरीबन 2 दिन के बाद सीज फायर हो गया। उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि अगले दिन, जो 1 दिन के बाद कहा कि हम सीज फायर की बात करेंगे, पीस की बात करेंगे, नोबेल पीस प्राइज की बात करेंगे। उसके बाद वो B-2 बॉम्बर्स वाला मामला हुआ और सीज फायर हो गया सारा। सो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया अमेरिका के बिहेवियर में कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो अमेरिका फर्स्टर्स जिनको कहते हैं, जो इस वक्त इख्तिदार में है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड जो हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर मजीद जंगों में स्पेशली ईरान के खिलाफ ना उतारे जाएं। अब जब नेतन्याहू का ये विजिट हुआ है अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उससे पहले बाकायदा तौर पे इस्राएली मीडिया ने कैंपेन लॉन्च कर दी थी कि हम राइजिंग लाइन 2 करने लगे हैं, हम इसराइल के ऊपर हमला, हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे और ये बहुत बड़ा हमला होगा और हम अमेरिका को भी इसके अंदर उतारेंगे मैदान में। ये बाकायदा तौर पे लॉबिंग शुरू हो गई थी, एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया था नेतन्याहू की मुलाकात से पहले। लेकिन आपने देखा नेतन्याहू की मुलाकात के बाद लगता कुछ यूं है कि अमेरिका की इसराइल की जो ख्वाहिश थी कि वो अमेरिका को दोबारा जंग के लिए उतारेगा, जो राइजिंग लाइन 1 में पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि इसराइल की एक खासियत है कि उसने मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी जंग खुद से नहीं लड़ी। देयर आर ऑलवेज अमेरिकन सोल्जर्स जो कि मिडिल ईस्ट में मरते हैं इसराइल के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। सो लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की सेटिंग या इनकी अरेंजमेंट ये हुई है कि जी आप रजीम चेंज करना चाहते हैं। इसराइल इसको हाइड नहीं करता, उनको खुलेआम कहते हैं कि हम रजीम चेंज करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप रजीम चेंज की बात करें, आप अपने कोवर्ट मैकेनिज्म्स के थ्रू रजीम चेंज करना चाहते हैं तो करें, लेकिन ये जो राइजिंग लाइन 2 की बात है और अमेरिका की जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की बात है उस पे हम नहीं आएंगे। सो एक पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर ये है। ठीक है, मतलब 5 मुलाकातें हो गई ट्रंप की और नेतन्याहू की, और बज़ाहिर मतलब आप जिस तरह माजी की पूरा आपने
हवाला दिया, तफसील के साथ बताया कि डेफिनेटली इसराइल की कोशिश रही है कि ईरान में चीज़ें मज़ीद जो है वो ख़राब हों या वहाँ पर रजीम जो है उसको चेंज किया जाए। चलें जनरल साहब ज़रा ये बता दें, हमसाया मुल्क वहाँ पर हम देख रहे हैं फ़ौजी मशक़ें भी हो रही हैं, नया जंगी साजो सामान भी लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जिस तरह से एक तैमूर वेपन सिस्टम जो है उसका कामयाब तजर्बा किया है। हमने देखा कि मार्के हक के दौरान 300 किलोमीटर पीछे गए थे, आप 600 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो हम वहाँ पे हिट कर सकते हैं। इस पर थोड़ा तबसरा कीजिएगा। जी, पाकिस्तान मिलिट्री जो है, पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस, वो अपने आप को दे आर कीपिंग देमसेल्व्स अप विद द एंटी रिस्पांस जो उन्होंने देना है इंडियन अग्रेशन का, और साथ साथ और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपरेशन संदूर के बाद जब वो बातें करते हैं ऑपरेशन संदूर 2.0 की, संदूर वैसे तो कंटिन्यू है मेरी नजर में नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए, लेकिन 2 की जब बातें करते हैं तो पाकिस्तान अपनी मिलिट्री प्रिपरेशंस रख रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जो तैमूर मिसाइल अभी हुआ है, दिस इज एयर टू सरफेस, सरफेस टारगेट्स के लिए भी है और ऑफ कोर्स नेवल टारगेट्स के लिए भी है, क्योंकि वो नेवी की आजकल बहुत बातचीत कर रहे थे कि जी अभी अगला रिस्पांस हमारा नेवी से आएगा। तो वो इंशाल्लाह जिस तरीके से संदूर का रिस्पांस आया है उससे भी, और पर संदूर के ऊपर जो मार्के हक का रिस्पांस किया है, तो अगला उससे भी बुरा रिस्पांस जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान वेंट वेरी हैवी जी, जो भी 26 से 29 टारगेट्स लिए, शुक्र करें मिलिट्री टारगेट्स लिए, उसमें आपने S-400 भी लिया, उनके वेपन एयर सिस्टम्स भी लिए, डिफेंस सिस्टम भी लिए, और भी अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम पाकिस्तान का रिस्पांस किया। अभी तो आवाम को पता ही नहीं कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ उनकी IT के सेक्टर्स में, उनके सिस्टम्स ऑफ फंक्शनिंग में, तो दे वर टेकन ऑन कि अगर पाकिस्तान ये रिस्पांस जारी करेगा, रखेगा, तो शायद ट्रिपल हो जाएगा इंडिया। इंडियन एयरफोर्स वाज आउट ऑफ एयर फॉर टू डेज। ये तो शुक्र करें इंडिया की आवाम के, ये न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन भी शो किया, ये भी हम क्लेम करते हैं, जहां हमने दुनिया के सामने डैमेज किया उनको न्यूक्लियर कंट्री की सबसे बड़ी, न्यूक्लियर कंट्री की स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी चीज ही होती है कि रिस्ट्रेंट कितना है और विल टू यूज कितनी है, दोनों पाकिस्तान ने शो। बिल्कुल अहमद साहब जरा आप इस पे तबसरा कीजिएगा, फिर मुझे शो क्लोज करना है प्लीज। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान का इंडिया का पिछले 3 साल से जो असलहे की फ्रेंजी है, जिस तरीके से वो असला खरीद रहे हैं, वो जो सिक्योरिटी डायलेमा इस रीजन में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके सबके सामने दुनिया का सबसे बड़ा असले का इंपोर्टर इंडिया है। और जैसे जल साहब ने भी बताया, उनका सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो नेवी के अंदर है, और नेवी के बारे में वो कह चुके हैं कि वो इसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। सो पाकिस्तान का ये, और जैसे जल साहब ने एक और ये बिल्कुल क्लियरली ये बात कही कि ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस है। जब सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट होता है तो आप उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। सो पाकिस्तान तो एज ए रिएक्शन जो इनके जो ह्यूब्रिज्म है, इनका जो डिजाइन है एक्सपेंशनिज्म का, और जिस तरीके की एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन बन चुकी है भारत, तो पाकिस्तान ने अपने डिफेंस के लिए, हमारा एक कांस्टेंट प्रोसेस है कि जिसपे हम भारत को जवाब देने के लिए, भारत का जो इनके जो अटैक्स हैं उसको डिटर करने के लिए हमारी जो वेपन एक्विजिशन है या हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो एट पार है। और अगला ये अगर सिंदूर 2.0 प्लान कर रहे हैं तो इनको एक क्लियर मैसेजेस हमारी तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी बाकायदा तौर पे जा रहे हैं कि इसका जो अगर ये दोबारा इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो उसका रिस्पांस उसी तरीके का होगा। बिल्कुल जिस तरह बाजी पाकिस्तान ने, बिल्कुल आपने देखा मार के हक के अंदर जवाब दिया। आगे भी अगर कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश होती है, डेफिनेटली पाकिस्तान उसका भी भरपूर अंदाज से जवाब देगा। दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।